डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोशी कॉलेज खगड़िया, आज के अपने इस लेक्चर में पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर हिस्ट्री बीए पार्ट 1 ऑनर्स एवं सब्सिडरी दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट्स को समर्पित है। आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे वह है उत्तर वैदिक सभ्यता की या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को याद दिला दूं कि उत्तर वैदिक काल के पहले की सभ्यता यानी कि ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग पूर्व में ही समझ चुके हैं। यदि किसी कारणवश अभी तक आप में से किसी ने उस टॉपिक को नहीं समझा है तो मेरा सुझाव है कि आप मेरे इस वीडियो से पहले वाले वीडियो जो कि ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता के नाम से अपलोड किया गया है को अवश्य देखकर समझ लें, क्योंकि आज का टॉपिक उस पिछले वाले टॉपिक की ही अगली कड़ी है। तो उस टॉपिक को अगर देख लेंगे तो आज के टॉपिक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आते हैं अब उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर। दरअसल ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता के बाद की सभ्यता को ही उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जहाँ ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता का समय या उसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक सभ्यता का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। ऋग वैदिक काल के ही तरह उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए भी दो प्रकार के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। तो अब समझते हैं पहले पुरातात्विक साक्ष्य को। उत्खननकर्ताओं द्वारा ऋग वैदिक आर्यों के केंद्र स्थल यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत एवं उससे और आगे के पूर्वी गंगा जमुना दोआब क्षेत्रों का उत्खनन किया गया, जहाँ से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर वहाँ एक नई सभ्यता के अस्तित्व में होने का अनुमान लगाया गया तथा इस नई सभ्यता का नाम दिया गया उत्तर वैदिक सभ्यता।
इस उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य के तहत उत्खनन किया गया, उस क्षेत्र के जिन स्थलों की खुदाई की गई उसके नाम थे अतरंजी खेरा, जखेरा, हस्तिनापुर और नोह। उत्खनित स्थलों में से कुछ जगहों से मृदभांडों का मतलब मिट्टी के बर्तनों से है, तो उस उत्खनित स्थलों में से कुछ जगहों से मृदभांडों के अलग अलग प्रकार मिले हैं तथा कुछ जगहों से लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं। उत्खननकर्ताओं के अनुसार उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। पहला, काले एवं लाल मृदभांड। दूसरा, काले पॉलिशदार मृदभांड। तीसरा, चित्रित धूसर मृदभांड। और चौथा, लाल मृदभांड या गिरवे रंग का मृदभांड। इन 4 प्रकारों के मृदभांडों में लाल मृदभांड या गिरवे रंग का मृदभांड बहुत संख्या में पाया गया, यानी कहें कि बहुतायत में पाया गया, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि इस सभ्यता के लोगों के बीच यह मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था। तथा वहीं चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर की खूबसूरती के आधार पे ऐसा कहा गया कि यह उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों की विशिष्टता का सूचक है। दूसरी तरफ उत्खनन से प्राप्त लोहे के उपकरण या फिर लोहे के हथियारों से ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसी की सहायता से आर्यजन उत्तर पश्चिम भारत से अपने क्षेत्रों का विस्तार करते करते गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी बिहार तक फैल गए होंगे। यानी कि लोहे के हथियार के माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे के उपकरण बनने लगे होंगे, तब आर्यों द्वारा गंगा जमुना दोआब क्षेत्र को साफ करना अधिक सुगम हो गया होगा तथा खेती उनकी मुख्य पेशा हो गई होगी। तो यह था पुरातात्विक साक्ष्य। अब आते हैं साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत पर। इस काल की लगभग सभी जानकारियाँ इस काल में रचित कई रचनाओं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि से मिलती है। इसके अलावा इस काल की जानकारी ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल से भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वेद के कुल 10 मंडलों में से पहले और सबसे अंतिम यानी 10वें मंडल की रचना बाद के कालों में हुई थी। तो इन सभी ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो यह था साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत। यहाँ तक समझने के बाद
आइए अब हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को बिंदुवार ढंग से विस्तार में समझते हैं। इसमें भी पहले समझते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था को। इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक कालीन समाज को समाज के कुछ प्रमुख आवश्यक तत्वों, जो कि हो सकते हैं परिवार, विवाह, स्त्रियों की दशा, वर्ण व्यवस्था, भोजन, वस्त्राभूषण, मनोरंजन, शिक्षा, गोत्र प्रथा, आश्रम व्यवस्था इत्यादि में बांटकर समझते हैं। यानी परिवार के ये सभी आवश्यक तत्व के रूप में हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को अब विस्तार में समझते हैं सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। पहले आते हैं परिवार पे। ऋग्वैदिक काल की ही तरह उत्तर वैदिक कालीन समाज भी पितृ प्रधान था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। परिवार में गृहपति यानी कि परिवार का प्रधान को वही आदर प्राप्त था जो कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के प्रधान को प्राप्त होता था। अथर्ववेद जैसे ग्रंथ में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। अब आते हैं समाज के दूसरे आवश्यक तत्व विवाह पे। उत्तर वैदिक काल में भी विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था। विवाह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य था, किंतु अथर्ववेद में आजीवन और विवाहित रहने वाली कन्याओं का भी वर्णन मिलता है, जिसे कि ऋग्वैदिक काल की तरह यहाँ भी अमाजु कहा जाता था। अंतर्जातीय और स्वजातीय दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, किंतु विवाह मुख्यतः स्वजातीय ही होते थे। इस काल में बहुविवाह का भी प्रचलन था, किंतु बहुविवाह प्रथा मुख्यतः राज परिवारों तक ही सीमित था। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है, जो कि ऋग्वैदिक समाज में अनुपस्थित था या वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता था। अब आते हैं समाज के अंतर्गत स्त्रियों की दशा पर। ऋग्वैदिक समाज की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट या यूँ कह लें कि कमी देखने को मिलती है। इस गिरावट या कमी को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि अब यानी कि इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभाओं और परिषदों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार से वंचित कर दिया गया। कन्या के जन्म को अशुभ माना जाने लगा। इसका उल्लेख यानी कि कन्या के जन्म को अशुभ माने जाने का उल्लेख अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय
संहिता जैसे ग्रंथों में मिलता है, जिसमें कि कन्या के जन्म को दुख का कारण बताया गया है। तो ये सभी कुछ ऐसे उदाहरण थे जो कि स्त्रियों की दशा या उसकी प्रतिष्ठा में गिरावट को दर्शाती है, गिरावट की ओर इंगित करती है। लेकिन इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के संदर्भ में कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिलती है, जैसे कि इस काल में अनेक विदुषी महिलाओं यानी कि शिक्षित महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसा कि ऋग वैदिक कालीन समाज में भी देखने को मिलता था। कुछ विदुषी महिलाओं के नाम जो इस काल में मिलते हैं वह है गार्गी और मैत्रेयी। कहने का मतलब यह है कि इस काल में भी स्त्रियों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध था, स्त्रियों की शिक्षा पर भी समुचित ध्यान दिया जाता था। दूसरी अच्छी बात कि यहाँ इस काल में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। स्त्रियाँ नृत्य एवं संगीत में प्रवीण होती थीं। साथ ही तत्कालीन समाज में पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं था। तो कुल मिलाकर स्त्रियों के संदर्भ में कहा जाए तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन ऋग वैदिक कालीन समाज की तुलना में इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में कुछ गिरावट देखने को मिलती है। अब सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आते हैं वर्ण व्यवस्था पे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी 4 वर्ण अस्तित्व में थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ यानी इस काल में इन 4 वर्णों के लिए 4 नए शब्द आ गए थे, जैसे कि ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव। तो ये 4 नए शब्द इन 4 वर्णों के लिए मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो रही थी, क्योंकि इस काल में अब वर्ण जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया था, जबकि ऋग वैदिक काल में वर्ण मुख्यतः कार्य अथवा रंग पर आधारित था। कहने का मतलब अब वर्ण जो है वो जन्म मूलक हो गया था, जबकि ऋग वैदिक काल में यह वर्ण कार्य मूलक या रंग मूलक हुआ करता था। अब आते हैं भोजन पर। इस काल में भी शाकाहार एवं मांसाहार दोनों ही प्रकार के भोजन का प्रचलन था। हालांकि अथर्ववेद में किसी भी जीव की हत्या कर उसका मांस खाना निंदनीय माना जाता था या निंदनीय बताया गया है। फिर भी उत्सवों एवं त्योहारों पर मांस खाए जाने का प्रचलन था। पेय पदार्थों के अंतर्गत इस काल के आर्य भी सुरा का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं समाज के अंतर्गत वस्त्राभूषण को। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र गुणवत्ता के दृष्टिकोण से पहले की तुलना में कुछ अच्छे हो गए थे। मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र यहाँ भी वही थे जो कि ऋग वैदिक कालीन समाज में भी देखने को मिलते हैं। तो वह वस्त्रों के नाम थे नीवी, अधिवास,
और वास। नीवी जिसे कि कमर के नीचे पहना जाता था, अधिवास जिसे कि ऊपर की ओर पहना जाता था, और वास एक तरह से ओढ़ने वाला वस्त्र होता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पगड़ी को स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। वस्त्र ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के बने होते थे। वस्त्रों के अतिरिक्त स्त्री पुरुष दोनों ही सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य जवाहरातों के आभूषण पहनते थे। अब देखते हैं मनोरंजन को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। नृत्य और संगीत उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। संगीत में गायन और वादन दोनों ही प्रकार के संगीत का प्रचलन था। ढोल, बांसुरी आदि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ इत्यादि इनके अनेक मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। अब आते हैं शिक्षा पर। यहाँ यानी उत्तर वैदिक कालीन समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अब जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाना हो गया था, जबकि वहीं ऋग वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास करना हुआ करता था। शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी एवं यह मौखिक हुआ करती थी। इस काल में शिक्षा के अनेक केंद्र विकसित हो चुके थे। अब आते हैं समाज के अंतर्गत गोत्र प्रथा पर। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह यह होता है कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन समय अंतराल पर यानी बाद के समय काल में इस गोत्र का अर्थ बदल गया और बाद में इसका अर्थ हो गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय, यानी एक ही व्यक्ति से जन्मे लोगों का समुदाय ही गोत्र कहलाया जाने लगा। इससे अब हुआ यह कि इससे अब अपने ही गोत्र के मध्य विवाह निश्चित हो गया, यानी कि अब अपने गोत्र से बाहर विवाह की प्रथा चल पड़ी। अब देखते हैं आश्रम व्यवस्था को। आश्रम व्यवस्था एक विशिष्ट व्यवस्था थी उत्तर वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जीवन के 4 चरण यानी जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। आखिर समझते हैं आखिर यह आश्रम व्यवस्था है क्या। दरअसल एक आर्य या मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। इसे ही आश्रम व्यवस्था कहा गया। ये 4 भाग हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाना होता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह कर गृहस्थी चलानी होती थी। वानप्रस्थ आश्रम में एक आर्य को अपनी बस्ती से दूर रहकर मनन और चिंतन करना होता था, तथा संन्यास आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्याग कर मृत्यु से पहले उसके लिए अपनी मन स्थिति तैयार करना होता था। तो आश्रम व्यवस्था के ये
के अंतर्गत ये 4 पड़ाव थे, 4 चरण थे। तो यह थी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, जिसके अंतर्गत हमने कई बिंदुओं को जाना। अब समझते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को। इसके अंतर्गत हम लोग उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक दशा को कुछ प्रमुख बिंदुओं, जैसे कि राज्य का स्वरूप, राजा एवं राज्य के पदाधिकारी, न्याय व्यवस्था इत्यादि में बांटकर समझते हैं। पहले आते हैं राज्य का स्वरूप पे। उत्तर वैदिक काल में साम्राज्यवाद की भावना विकसित होने लगी थी, जिसके कारण इस काल में प्रादेशिक राज्यों की स्थापना होने लगी। इस काल के कुछ प्रमुख राज्य जो कि अस्तित्व में आए, उनके नाम थे कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, कुशीनगर, विदेह, गंधार, मत्स्यराज इत्यादि। इस काल के सम्राट अपने राज्य की स्थापना करने के पश्चात अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ एवं राजसू यज्ञ जैसे यज्ञ संपन्न करवाया करते थे। अब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समझते हैं राजा एवं राज्य के पदाधिकारी के बारे में। उत्तर वैदिक काल में राजा के दैवीय अधिकारों में वृद्धि हो रही थी। ऐसा होने का मुख्य कारण यह था कि कई प्रादेशिक राज्यों का उदय हो रहा था या उदय हो गया था। अब राजा के राज्याभिषेक में ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक लोग शामिल होने लगे थे। इस काल में राजपद की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब राजाओं के लिए अधिराज, राजाधिराज, एकराट, सम्राट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था, जो कि राजा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक हुआ करता था। इस काल के राजा के अधिकारों और उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाने के कारण राजा को अनेक पदाधिकारियों की आवश्यकता महसूस हुई होगी। इसलिए तत्कालीन राजाओं ने अनेक नए प्रशासनिक पदों का सृजन किया, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और तो इस कारण से कई पदाधिकारियों की तत्कालीन राजाओं को ज़रूरत महसूस हुई होगी। इस काल के राज्य के अधिकारियों को रत्नीन या रत्नी या वीर कहा जाता था। इन अधिकारियों का उल्लेख हमें अथर्ववेद जैसे ग्रंथ से मिलता है। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था को। राजा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ पदाधिकारीगण होते थे, जो कि राजा के सहयोगी होते थे। न्यायिक मामलों में ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए जाते थे। तो यह थी उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। अब समझते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति को। इसके अंतर्गत हम लोग उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति को
कुछ प्रमुख बिंदुओं जैसे कि कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे एवं व्यापार व वाणिज्य में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं। पहले आते हैं कृषि पे। कृषि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद काल की तुलना में इस काल में कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। साथ ही सिंचाई की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। गेहूँ, जौ, चावल आदि इस काल की प्रमुख फसलें हुआ करती थी। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से भी कृषि कार्यों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में 4 प्रकार के कृषि कर्म या यूँ कह लें कृषि कार्यों जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और ओसाई का वर्णन मिलता है। अब समझते हैं पशुपालन जैसे बिंदु को। उत्तर वैदिक काल में खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता था। गाय, भेड़, बैल, बकरी, कुत्ता, घोड़ा इत्यादि इस काल में पाए जाने वाले प्रमुख पशु हुआ करते थे। इन सभी पशुओं में गाय का महत्व सबसे अधिक हुआ करता था। जिनके पास जितनी अधिक गायें होती थी उनका समाज में उतना ही अधिक सम्मान और वैभव माना जाता था। यहाँ तक कि राजा भी किसी को सम्मानित करने के लिए गाय को भेंट किया करते थे। अब आते हैं उद्योग धंधे जैसे बिंदु पर। उत्तर वैदिक काल में धातु एवं वस्त्र उद्योग का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ था। धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, सीसा, टीन, तांबा आदि का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था, जबकि वस्त्रों में ऊन और सन के बने कपड़ों का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था। अब समझते हैं व्यापार और वाणिज्य को इस आर्थिक स्थिति के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल में भी आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार का व्यवसाय होता था। व्यापार साधारणतः विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था, लेकिन साथ ही यह काल आते आते मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा था। इस काल के कुछ प्रमुख मुद्राओं के नाम हैं निष्क, शतमान, कृष्णल इत्यादि। तो यह थी उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। अब समझते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति को। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप ऋग्वैदिक कालीन धर्म की तुलना में समाज नहीं बल्कि धर्म की तुलना में अत्यंत जटिल हो गया था। अब यहाँ यज्ञ, तप, दर्शन एवं अन्य तरह के धार्मिक कर्मकांडों का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया था। इस समय की यज्ञ प्रक्रिया की जटिलता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यज्ञ 1 माह से लेकर या कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक चला करते थे। जैसे कि राजसूय यज्ञ 2 दिनों का होता था, वाजपेयी यज्ञ 17 दिनों का हुआ करता था और अश्वमेध यज्ञ लगभग 4 महीने तक चला करता था। तो इससे यज्ञ की जटिलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन देवताओं जैसे कि इंद्र,
और अग्नि ऐसे देवताओं का महत्व इस काल में आते आते इस काल तक आते आते कम हो गया था। अब इन देवताओं के स्थान पे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महत्व बढ़ गया था। अब यानी कि इस काल में प्रजापति जैसे देवता, जो कि सृष्टि के रचयिता या सृजन के देवता माने जाते हैं, उन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया। यानी अब प्रजापति उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता माने जाने लगे। रुद्र नामक देवता, जो कि पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, अब इनकी पूजा यहाँ आकर शिवजी, पशुपति एवं महादेव के रूप में होने लगी। पूषण जैसे देवता यहाँ यानी इस काल में अब शूद्रों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। इन सभी के अलावे नाग, गंधर्व, यक्ष इत्यादि देवों की पूजा भी इस काल में की जाने लगी। तो यह थी उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता या काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।